हाय एवरीवन, वेलकम टू कलाम जीएस एनालिसिस सेंटर। इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन और साथ ही जानेंगे व्हाट इज फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्लीमेंट एटली ने एक ऐतिहासिक घोषणा की कि भारत को अपना संविधान तैयार करने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद एक कैबिनेट मिशन जिसके सदस्य के रूप में काम करने वाले पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। इसे ही कैबिनेट मिशन 1946 कहा जाता है। कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान के संबंध में कुछ बदलावों की सुझाव दिया। कैबिनेट मिशन के प्रोविजंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया। प्रोविजन के अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के लिए इलेक्शन हुए थे। कांग्रेस ने 214 में से 205 सीटें जीती थी। मुस्लिम लीग ने 78 में से 73 सीटें जीती थी। जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया था। हालांकि मुस्लिम लीग को वेवेल द्वारा सरकार में शामिल होने के लिए कन्विंस भी किया गया था। 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्लान से हटने का फैसला किया। इसने डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन पास किया। इस बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। 3 जून को माउंटबेटन ने अपनी योजना को सामने रखा, जिसमें भारत में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए रिकमेंडेशंस दी गई। ए फॉर्मल अप्रूवल वाज गिवन टू द माउंटबेटन प्लान बाय इनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को पावर हैंडओवर करने के दिन के रूप में प्लान किया गया था। उसी दिन से देश दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो जाएगा। प्रिंसली स्टेट्स को या तो यूनियंस में शामिल होने या इंडिपेंडेंट रहने की लिबर्टी मिलेगी। 15 अगस्त 1947 के आधी रात को भारत को अंग्रेजों के डेस्पोटिक रूल से आज़ादी मिली। अब हम जानते हैं अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। आज़ादी के आसपास के महीनों में लाखों मुस्लिम, सिख्स और हिंदी रिफ्यूजीज ने नई खींची गई सीमाओं की ओर ट्रैक किया। ये पार्टीशन ऑफ इंडिया के सबसे डार्केस्ट मोमेंट्स में से एक था। पंजाब में जहां सीमाओं ने सिख रीजन्स को 2 हिस्सों में विभाजित किया, बड़े पैमाने पर ब्लडशेड हुआ। बंगाल और बिहार में जहां महात्मा गांधी की प्रेजेंस ने कम्युनल टेम्पर्स को शांत किया और हिंसा को कम करने का प्रयास भी किया गया। कुल मिलाकर नई सीमाओं के दोनों ओर लाखों लोग मारे गए। जब पूरा देश इंडिपेंडेंस डे मना रहा था, महात्मा गांधी नरसंहार को रोकने के प्रयास में कलकत्ता में रहे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस और डोमिनियन अस्तित्व में आया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में इसके पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने 5th सेशन के लिए 14 अगस्त की रात को 11 बजे नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में मिली। सेशन की अध्यक्षता प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए थ्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। सभा के सदस्यों ने औपचारिक रूप से देश की सेवा में रहने का संकल्प लिया। महिलाओं के एक समूह ने भारत की महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन करते हुए औपचारिक रूप से नेशनल फ्लैग असेंबली के सामने प्रेजेंट किया। अब हम जानते हैं द प्रोविजंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। पहला, देश भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो जाएगा। दूसरा, ब्रिटिश सरकार अपनी सारी शक्तियां 2 न्यूली फॉर्म नेशंस को दे देगी। तीसरा, भारत को पाकिस्तान से अलग करते हुए रेडक्लिफ लाइन का फैसला किया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस, मोहम्मद अली जिन्ना became the first Governor General of Pakistan and Lord Mountbatten became the first Governor General of Independent India। अब हम जानते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। भारत का इंडिपेंडेंस डे सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये उन बलिदानों की याद के रूप में खड़ा है जो कई फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिश शासन से इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए किए थे। ये एक नेशनल हॉलीडे है और इससे आमतौर पर पूरा देश में तिरंगा, परेड और कल्चरल इवेंट्स के साथ मनाया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये एक परंपरा है जिसका पालन हर प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। इसके बाद देश के लिए एक एड्रेस होता है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। अब हम जानते हैं द हिस्ट्री ऑफ नेशनल फ्लैग। 22 जुलाई 1947 को हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग के दौरान इंडियन फ्लैग को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था। कहा जाता है कि पहला नेशनल फ्लैग, जिसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप शामिल थी,
7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में लोअर सर्कुलर रोड के पास पर्सी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। बाद में 1921 में फ्रीडम फाइटर पिंगाली वेंकैया ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और फ्लैग के एक बेसिक डिज़ाइन का प्रस्ताव रखा, जिसमें 2 लाल और एक हरे रंग का बैंड शामिल था। कई चेंजेस के बाद 1931 में कराची में कांग्रेस कमेटी की बैठक में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। अब हम जानते हैं द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या है। द कोड ऑफ इंडियन फ्लैग साल 2002 में लागू हुई। कोड के अनुसार भारत के तिरंगे झंडे के अनरेस्ट्रिक्टेड डिस्प्ले की अनुमति दी गई थी, प्रोवाइडेड दैट द डिग्निटी ऑफ द फ्लैग वॉज बीइंग रेस्पेक्टेड। हालांकि इंडियन फ्लैग कलर कोड के आवेदन ने राष्ट्रीय ध्वज पर लागू मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं किया। कोड उन कानूनों, प्रैक्टिसेस और कन्वेंशंस को कंबाइन करने का एक प्रयास था जो राष्ट्रीय ध्वज की डिग्निटी के प्रोटेक्शन पर रूल करते थे। अब हम जानते हैं फ्लैग कोड ऑफ 2002 में क्या शामिल है। जैसे कि मैंने पहले बताया, 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया लागू हुई, जिसने तिरंगे के अनरेस्ट्रिक्टेड डिस्प्ले की अनुमति दी जब तक कि ध्वज के ऑनर और डिग्निटी का सम्मान किया जा रहा था। फ्लैग कोड फ्लैग के सही प्रदर्शन को गवर्न करने वाले पहले से मौजूदा नियमों को डिस्प्ले नहीं करता है। हालांकि ये पिछले सभी कानूनों, कन्वेंशंस और प्रैक्टिसेस को एक साथ लाने का एक प्रयास था। 2002 का फ्लैग कोड 3 भागों में विभाजित है। ए जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्राई कलर, पब्लिक और प्राइवेट बॉडीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस द्वारा ध्वज के प्रदर्शन का नियम, और तीसरा गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज द्वारा ध्वज प्रदर्शन के नियम। अब हम जानते हैं इसमें रिसेंट चेंजेस क्या क्या है। नियमों ने पहले केवल हैंडस्पन एंड ओवन ऊल और कॉटन और सिल्क खादी बंटिंग द्वारा बनाए गए झंडों की अनुमति दी थी, जबकि 2019 में मशीन से बने झंडों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया था। ए रिसेंट रिवीजन टू द फ्लैग कोड में कहा गया है कि द नेशनल फ्लैग शैल बी मेड ऑफ हैंडस्पन एंड हैंड ओवन और मशीन मेड cotton, polyester, wool, silk खादी बंटिंग। अर्ली रूल्स गवर्निंग द डिस्प्ले ऑफ द ट्राइकलर। राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के लिए शुरुआती नियम ओरिजिनली एम्बलेम्स एंड नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 एंड द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के प्रोविजंस द्वारा गवर्न थे। द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 नेशनल फ्लैग, द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल एंथम एंड द इंडियन मैप सहित देश के नेशनल सिंबल्स के अपमान को प्रतिबंधित करता है। सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट में कहा गया है, whoever in any public place or in any other place within public view burns, mutilates, defaces, defiles, disfigures, destroys, tramples upon into contempt the Indian national flag or the Constitution of India or any part thereof shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करने वाले अदर एक्ट्स में तिरंगे को किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सलामी में डुबाना, विशिष्ट अवसरों को छोड़कर आधा झुकाकर लहराना या किसी भी रूप में इसे एक चिलमन के रूप में उपयोग करना शामिल है। स्टेट फ्यूनरल या आर्म फोर्सेस या अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतिम संस्कारों को छोड़कर झंडे पर किसी भी तरह का शिलालेख लगाना, किसी मूर्ति, स्मारक या मंच को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल करना और कुशन, रुमाल, नैपकिन या किसी ड्रेस मटेरियल पर एम्ब्रॉयडरी करना या प्रिंट करना भी अधिनियम के अनुसार तिरंगे का अपमान माना जाता है। द फ्लैग शुड नॉट बी अलाउड टू टच द ग्राउंड और ट्रेल इन वाटर, या इसे उल्टे तरीके से नहीं लगाया जाना चाहिए। अब हम जानते हैं द रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्प्ले ऑफ द ट्राइकलर अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड। इसमें कहा गया है कि एम्बलेम्स एंड नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 एंड द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 अपमान की रोकथाम में रेस्ट्रिक्शन को छोड़कर पब्लिक और प्राइवेट बॉडीज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस द्वारा ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसमें मेंशन है कि तिरंगा का उपयोग कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं किया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति या चीज़ों को सलामी देने के लिए नहीं झुकाया जा सकता है। जिन चीज़ों की अनुमति नहीं है उनमें एक डैमेज या डिसेबल फ्लैग लगाना, एक ही मस्टर्ड से एक साथ अन्य झंडों के साथ तिरंगा फहराना और तिरंगे या उसके ऊपर फूल या माला सहित अन्य कई वस्तु ध्वज के बगल में समान ऊंचाई पर नहीं रखा जाना चाहिए। ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में या किसी भी प्रकार के डेकोरेशन पर्पस के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
नेशनल एंड कल्चरल ओकेजन्स या स्पोर्टिंग इवेंट्स के अवसरों पर उपयोग किए जाने वाले किसी भी कागज़ के झंडे को लापरवाही से नहीं छोड़ा जाना चाहिए और इसे निजी तौर पर निपटाया जाना चाहिए। फॉर ऑफिशियल डिस्प्ले केवल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशंस के अनुरूप और उनके मार्ग वाले झंडे का उपयोग किया जा सकता है। इश्यूज़: किसी झंडे को ऊंचाई पर फहराने के लिए उसके मटेरियल टफ एंड विंड रेसिस्टेंट होनी चाहिए। इन द पास्ट अटारी में भारत पाकिस्तान सीमा के पास देश के सबसे ऊंचे तिरंगे में से एक हाई वेलोसिटी विंड से ध्वज को हुए नुकसान के कारण कई महीनों तक नहीं फहराया गया था। बुना हुआ पॉलिस्टर आउटडोर फ्लैग्स ई कॉमर्स वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध है, जबकि सरकार ने प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है। अब हम जानते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोड। ये कदम उन विशाल झंडों को हुए नुकसान के लिए रिलीफ प्रोवाइड करता है, which are not lowered at the sunset and are adequately illuminated during the night। 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड बिल्डिंग्स पर दिन रात राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दी। पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप सभी दिनों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है या प्रदर्शित कर सकता है। ध्वज के प्रति सम्मान को प्रेरित करने के लिए कोर्ट सजेस्ट करता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स कैंप्स, स्काउट्स कैंप्स में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है। अब हम जानते हैं कुछ रेयर फैक्ट्स अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस डे। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में रचित गीत भारत भाग्य विधाता का नाम बदलकर जनगण मन कर दिया गया और 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। भारत की आज़ादी के साथ साथ 5 अन्य देश 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, जिसमें शामिल है बहरीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड लिechtenstein। भारतीय ध्वज का मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई देश में केवल एक ही स्थान से की जाती है। कर्नाटक के धारवाड़ में स्थित कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ के पास भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई का अधिकार है। भारत की आज़ादी के बाद भी गोवा पोर्तुगीज कॉलोनी था। इसे 1961 में ही भारतीय सेना द्वारा भारत में मिला दिया गया था। इस प्रकार गोवा इंडियन टेरिटरी में शामिल होने वाला लास्ट स्टेट था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।